हम कल कर रहे थे क्लास सुभाष चंद्र के हिस्ट्री। एक क्लास हिस्ट्री अगर देखा जाए इट्स लाइक अ स्टोरी, कहानी की तरह होती है हिस्ट्री। ओके, और अगर ऐसे कहानी की तरह याद करोगे, कहानी की तरह समझोगे ना, तो आसानी से याद हो जाता है। बैठने की कोशिश करोगे ना तो हिस्ट्री में दिक्कत हो जाती है। इफ यू क्रैम द थिंग्स तो हिस्ट्री में दिक्कत हो जाती है। ओके, तो देखते हैं कितना याद है। तो यादव साहब, ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था? ओहो, कल ही बताया था। मैं आपसे ऑनलाइन थे बेटा तुम, लिंक काम नहीं कर रहा था, नेट नहीं काम कर रहा था। ओके, ही वॉज he was literally a remarkable figure in the Indian in national movement. Okay, गांधी जी की तरह, गांधी जी के विचार से थोड़े भिन्न विचार। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी कहते थे कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हाजिर करो। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो मुझे दो थप्पड़ मारो। ओके, ही वॉज, मतलब वो उनके, तभी उन्होंने आईएनए की कमांड संभाली, इंडियन नेशनल आर्मी का। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस जी, जो लोग नहीं जानते हैं आपको बताते हैं, वो आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है। पहले अटेम्प्ट में ये सिविल सर्विस में क्रैक किए थे, फोर्थ अटेम्प्ट मिला था इनको, फोर्थ रैंक मिली थी इनको, फोर्थ रैंक। और ये इनके अपने पिताजी के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए किया था, क्योंकि इन्होंने पिताजी से कहा था कि पिताजी मैं राष्ट्रीय आंदोलन में जाना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूँ। कोई भी फादर, हम लोग जैसे हम कहते हैं ना, कई बार आपको लेक्चर में बताते हैं, हम भारतीय चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। हम भारतीय की मेंटेलिटी ऐसी है, मतलब लिटरली भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में पैदा हो। पर कोई अपना बच्चा भगत सिंह थोड़ा ना बनाना चाहता है। ओके, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूल गए हंसते हंसते। ओके, तो अब इन्होंने जब अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें तो राष्ट्रीय आंदोलन में जाना है, पिताजी बहुत बड़े वकील थे, वो पशोपेश्वर पड़ गए कि अपने इस नौजवान लड़के की ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन में, किसी को ये तो थोड़ा उम्मीद थी कि भारत 20 साल बाद आजाद होने वाला है, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना मतलब या तो फांसी पर चढ़ना या जेल में खाना या गोली खाना। तो पिताजी ने एक कंडीशन रख दी कि बेटा एक कंडीशन पे जाने देंगे, तुम मेरे लिए ना सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करो। इन्होंने एज अ चैलेंज लिया। He went to England in 1919 एक्चुअली। ओके, 1919 से लेके 1920 तक इन्होंने एक साल कैम्ब्रिज वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की, एंड ही क्रैक्ड द एग्जाम विद फोर्थ अटेम्प्ट। ओके, फोर्थ रैंक। और 1921 23 अप्रैल 1921 में इन्होंने रिजाइन कर दिया और पिताजी से सीधे बोला कि अब मैंने आपका प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, अब आपको मेरा प्रॉमिस जो मैंने कहा था कि मैं अब राष्ट्रीय आंदोलन का, तो वहां से ये ज्वाइन होते हैं कांग्रेस में। ओके, कांग्रेस में ज्वाइन होते हैं। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? सी आर दास। ध्यान रखिएगा, इनके पॉलिटिकल गुरु, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु सी आर दास, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु एम जी रनडे। नए नए स्टूडेंट्स को भी रट गया, एम जी रनडे। ओके, मेंटर, जिसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में गॉड फादर कहा जाता। ओके, यहाँ पॉलिटिकल गुरु का मेंटर कहा जाता। ओके, क्लियर है? तो ये सीआर दास जी के चेले बने, शिष्य बने। सीआर दास जी ने इनको पॉलिटिक्स की एबीसीडी सिखाई। ओके, कि किस तरीके से क्या है। फिर ये आपके कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी बने। ओके, इसके बाद इन्होंने कांग्रेस में काफी एक्टिव रहे और ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। यहां से ये जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करने लगे। बट गाइस, जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी वॉज ऑफ माइल्ड नेचर। अरे तो क्या हुआ, हो गया तो हो गया, दुश्मन को माफ कर देते। बट सुभाष, नेताजी वॉज नॉट दैट ऑल। ओके, इनका एक एग्रेसिव नेचर था, एक, मैं आई विल नॉट से वायलेंट बट एग्रेसिव नेचर। 1938 में इन्होंने हरिपुरा सेशन में चुनाव लड़ा कांग्रेस। ओके, मैं हल्का सा फ्लैशबैक दे रहा हूं। हरिपुरा सेशन में, कांग्रेस के एनुअल सेशन में 1938। हरिपुरा कहां है? कुछ सूरत, गुजरात। वेरी गुड। ये सब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पीसीएस दोनों में क्वेश्चन बना। हरिपुरा सेशन, हरिपुरा कहां है? सूरत, गुजरात। हरिपुरा सेशन में इन्होंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का।
कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, इन्होंने नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी बनाई। अगले साल, क्योंकि कांग्रेस में हर साल इलेक्शन होता था, हर साल प्रेसिडेंट होता था, अगले साल जब त्रिपुरी सेशन आया, सुभाष चंद्र बोस, हाँ सुभाष चंद्र बोस लोगों के उम्मीदों के विपरीत इन्होंने कहा मैं फिर से कंटेस्ट करूं। लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, एक बार इलेक्शन प्रेसिडेंट बन गए, अब दूसरे को बनने देते हैं। पर सुभाष चंद्र बोस जैसे कहा ना, वो जैसे कहा फ्रंट फुट पे खेलने वाले पर्सन, उन्होंने कहा मैं फिर से कंटेस्ट करूं। जैसे मैंने कहा गांधी जी के अपोजिट, तो गांधी जी और इनमें थोड़ा सा जैसे कहा जाए एंटी, दोनों में कहीं गुडविल वाली फीलिंग नहीं थी, दोनों कहीं ना कहीं दोनों को मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, खासतौर से गांधी जी। ओके, तो गांधी जी 1934 में कांग्रेस छोड़ चुके थे, पर गांधी जी खुद तो खड़े नहीं हो सकते थे, तो गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा, पट्टाभी सीतारमैया, और पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस में कंटेस्ट हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते। और गांधी जी ने कहा ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी खुद की हार है। और दिस शोज कि गांधी जी की मतलब कि इससे ज्यादा पॉपुलर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि गांधी जी की डायरेक्ट बैकिंग थी पट्टाभी सीतारमैया, तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट। पर जब त्रिपुरी सेशन के बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तो कांग्रेस के जो बाकी मेंबर्स हैं वो एक तरह से इनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन का एटीट्यूड ले लेते, तो ही फेल्ट सफोकेटेड इन द कांग्रेस। कहा कि ऐसा काम नहीं चल सकता, जब तक मेरे साथ कोई कॉपरेट नहीं कर रहा मैं कैसे काम करूंगा। तो इन मतलब कहते हैं इन वे ऑफ रश, ओके, आवेश में आकर इन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। और आज भी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक है, बंगाल से पॉलिटिकल पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, और बाद में कांग्रेस इनको निकाल देती है। ओके, ये अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक में खुश रहते हैं। इसी समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। इनका यह मानना था कि ब्रिटेन की मुश्किल भारत के लिए अवसर है, द ब्रिटेन पेरिल इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, ब्रिटेन की मुश्किल भारत के लिए अवसर है। तो जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में उलझा हुआ है, तो इंडियंस को ब्रिटेन के खिलाफ ज्यादा एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें आजादी जल्दी मिल जाएगी। पर गांधी जी इसके बिल्कुल उलट थे, गांधी जी सीधे नहीं एक्शन करना चाह रहे थे। जब इनकी ये सब एक्टिविटी देखी, सुभाष चंद्र बोस जी को ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेती है, वहां पे इनको कुछ बीमारी होती है तो इनको हाउस अरेस्ट दे दिया जाता है। और ये अगर आपने थोड़ी बहुत मूवीज बहुत सारी मूवीज बन चुकी है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, तो वहां से ये पठान के रूप में भेष बदल करके ये स्केप कर जाते हैं, और वहां से ये जाते हैं क्लास आपके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से, हाँ सबसे पहले ये जाते हैं आपके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जाते हैं मॉस्को, ही फर्स्ट वेंट टू अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान ही वेंट टू मॉस्को, मॉस्को में कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती है, देन ही वेंट टू जर्मनी, जर्मनी उस समय हिटलर के अंडर में था। ओके, और जर्मनी में ये हिटलर से मदद मांगते हैं। जर्मनी में ही ये आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद रेडियो, सब लेक्चर में, कल के एक एक लेक्चर में एक एक पॉइंट दे रखा, आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। जर्मनी में ही ये इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं। ये हिटलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अपनी सेना का कुछ टुकड़ी हमें दे दें और यहीं से हम इंडिया पे अटैक कर सकते हैं। हिटलर कहता है कि जर्मनी से इंडिया बहुत दूर पड़ता है, आपको कायदे से जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान वेस्ट मूव कर ही रहा था, फिलीपींस आपके मलेशिया और सिंगापुर मूव कर ही रहा था, आपको जापान जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है हमें जापान छोड़ दो। तो जर्मनी से, अगर इफ यू हैव द वर्ल्ड मैप इन योर माइंड, जर्मनी से ये जर्मन सबमरीन से होते हुए केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका पहुंचते, साउथ अफ्रीका में ये सबमरीन चेंज करते हैं। उस सबमरीन का क्या नाम था जापानी सबमरीन का, I-29 मात्सु। ओके, हाँ यू बोट सबमरीनों का I-29। तो यहाँ पे इस सबमरीन से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इनका पहला स्टे होता है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए
सिंगापुर, हाँ सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी थी। और उसके बाद ये पहुंचते हैं 11 मार्च 1943, ही रीच्ड टोक्यो। ये था इन जनरल कल के लेक्चर का जिस्ट। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, सुभाष चंद्र बोस इन जापान, सुभाष चंद्र बोस इन जापान, सुभाष चंद्र बोस इन जापान। ओके, अब यहां पे ध्यान रखो क्लास, जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था। ओके, लोग समझते हैं कि आईएनए नेताजी ने बनाई थी, आईएनए नेताजी ने नहीं बनाई। आईएनए एक्चुअली दो थी, फर्स्ट आईएनए एंड सेकंड आईएनए। आईएनए जो बनाए थे, आईएनए वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मेजर फुजीवारा एंड ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ओके, इनका ब्रेन चाइल्ड था कि जो ब्रिटिश प्रिजनर ऑफ वॉर जो ले कैप्चर हो रहे हैं, ब्रिटिश के जो सैनिक कैप्चर हो रहे हैं, खासतौर जो इंडियन सैनिक हैं, भाई इंडियन सैनिक जो कैप्चर होंगे उनका ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो इंडियन है ना, वो क्यों इनके प्रति क्यों लॉयल होंगे? वो तो एज अ जीवन के रूप में, मतलब अपना जीवन जीने के रूप में सेना में भर्ती हुए थे कि उनको तनख्वाह मिल जाएगी, एक ठीक ठाक लाइफ मिल जाएगी, और इसी बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जापानीज इंडियन आर्मी के कुछ सैनिकों को कैप्चर करते हैं। तो उनका यह मानना था कि जो इंडियन सैनिक कैप्चर हुए हैं उनको इंडिया की आजादी के लिए लड़ाया, उनको ये कहा जाए तुम्हें अब रियल में इंडिया की आजादी के लड़ना। तो ये इन दोनों का ब्रेन चाइल्ड था आईएनए का। इन दोनों ने आईएनए की कमांड दी थी कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह का कौन सा सॉन्ग आज आईएमए का सॉन्ग है? कदम कदम बढ़ाए जा, आईएमए का सॉन्ग है ना, कदम खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लौटाए जा। ओके ओके, तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की कमांड, बट ही वाज, मतलब देखो क्लास, हर कोई लीडर नहीं होता। ओके, वो उतने बड़े ऑर्गेनाइजर नहीं थे। इसी बीच में 11 मार्च 1943 में सुभाष आते हैं और सुभाष को आईएनए की कमांड दी जाती है। एंड सुभाष, नेताजी या सुभाष चंद्र बोस आईएनए को 180 डिग्री चेंज कर देते हैं, एक बहुत बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में चेंज कर देते हैं। और सुभाष नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ओके, तो ये यहां से सुभाष एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरते हैं, जो मतलब उनके मतलब समकक्ष भारत में जैसे भगत सिंह के बाद जो एक नेता आता है जिसने ब्रिटिश से सीधी टक्कर ली थी, ही वाज नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो हेडिंग डाली क्लास, सुभाष चंद्र बोस इन जापान। ओके, देखिए क्लास, सुभाष चंद्र बोस लैंडेड इन जापान, सुभाष चंद्र बोस लैंडेड इन जापान, ब्रैकेट में लिखे टोक्यो, on 11th May 1943, on 11th May 1943, देखिए, it is to be noted that it is to be noted that the Indian National Army or INA, it is to be noted that Indian National Army or INA was initially formed under Captain Mohan Singh, was initially formed under Captain Mohan Singh, was initially formed under Captain Mohan Singh, under Captain Mohan Singh, though PHOUGH, though it was the brainchild of Japanese Major Fujiwara, though it was the brainchild of Japanese Major Fujiwara and Gyani Pritam Singh, Major Fujiwara and Gyani Pritam Singh, Pritam Singh. The INA
was formed with the help of Japanese aid and support. Was formed with the help of Japanese aid and support. Before the arrival of Bose. Before the arrival of Bose. On 29 December 1942. Captain Mohan Singh was removed. सर डेट क्या थी? 29 दिसंबर 29 December 1942. Captain Mohan Singh was removed from his command. 42. Captain Mohan Singh was removed from his command. And Japanese military took control of INA. Japanese military took control of INA. Full stop. On 15th February 1943. On 15th February 1943. शुभी कहीं छूट जाए तो जस्ट मैं रिपीट कर दूंगा. ओके. On 15th February 1943. Its command was given to. Command change कर दी गई. Its command was given to Lieutenant Colonel M.J. Kiani. Lieutenant Colonel M.J. Kiani. M.J. Kiani. ध्यान रखना क्लास. अब यूपीएससी या पीसीएस कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं. उत्तराखंड पीसीएस ने इस साल से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए और यूपीएससी तो देता ही है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस गॉट द कमांड ऑफ आईएनए इन जापान. स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सुभाष चंद्र बोस गॉट द कमांड ऑफ आईएनए इन सिंगापुर. और सिंगापुर से पहले कमांड किसके पास थी? कियानी के पास. ओके. सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर. ये चीज छोटी छोटी चीज यूपीएससी या सिविल सर्विस आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जाता है और वही हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. ये आया था इसमें आईएएस में, पीसीएस में. मुझे नहीं मालूम गाइस. लिटरली मैं ज्यादा पेपर नहीं देखता, क्योंकि मैं इतना आश्वस्त रहता हूं कि जब मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ाता हूं क्वेश्चन उन्हीं में से बनते हैं. अगर आपने स्टैटिक जीएस स्ट्रॉन्ग कर ली ना तो बढ़िया है, पर स्टैटिक जीएस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा लगना पड़ेगा क्लास, क्योंकि इसमें रिवीजन बहुत चाहिए. ओके. लिखिए क्लास. इन जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस went to Singapore. Subhash Chandra Bose went to Singapore, where he created Indian Independence League. Where he created Indian Independence League. ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, LEAGUE. Indian Independence League. Where he created Indian Independence League. Subhash Chandra Bose in Singapore only got the command of INA. And at that time he was at his zenith in his career. अपने कैरियर में सबसे टॉप पे थे. zenith मतलब टॉप पे. zenith, ZENITH. zenith का अपोजिट होता है nadir, NADIR. okay. Zenith of his career. He established officer training school.
in Singapore for INA officers, established officer training school for INA officers in Singapore, under Habibur Rahman, under Habibur Rahman। मैं ऐसा करता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोगों को ऐसे में दिक्कत होगी। हबीबुर रहमान, he also established Azad School for civilian volunteers. He also established Azad School for civilian volunteers. Civilian volunteers. Officer training school तो military के लिए थे. Okay. Azad School for civilian volunteers. To provide training to recruits. To provide army training to recruits. So stop. The INA joined the Japanese army in its march to India. The INA joined the Japanese army in its march to India. For the first time in Asia, a women regiment was created in army. For the first time in Asia, a women regiment was created in army, known as Rani Jhansi Regiment. Known as Rani Jhansi Regiment. It was under the command of कैप्टन, कोई बता सकता है आगे? सहगल। हाँ, पर उनका ओरिजिनल नाम हो तो शादी के बाद उनका हुआ था स्वामीनाथन, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो बाद में शादी के बाद इनका नाम हो गया था लक्ष्मी सहगल। और आपको बता दूं, APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको उतारा था प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन। APJ अब्दुल कलाम को NDA गवर्नमेंट ने उतारा था, तब अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर, और अपोजिट पार्टी जिसमें कांग्रेस एंड आपके कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उतारा। ओके, तो यू शुड नो देन कि लक्ष्मी स्वामीनाथन ही आगे चलकर लक्ष्मी सहगल बन गई। ओके, क्लियर है? एंड अंडर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन नेम वर regiment names were Subhash Brigade, Nehru Brigade, Gandhi Brigade. Subhash Brigade, Nehru Brigade and Gandhi Brigade. हाँ, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एंड गांधी ब्रिगेड। भाई सिंपल बात है, फेमस पर्सनालिटीज थे, इंडियंस उनके साथ अपने आप को जुड़ाव महसूस करते थे। इस मतलब देखिए, पर्सन टू पर्सन अपना नैरेटिव अलग लिखता है, देखता, क्योंकि हर पर्सन का देखने का नजरिया अलग होता है। ओके, अब जब हम ये कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस में गांधी जी और नेहरू के प्रति कोई द्वेष, कोई जेलसी नहीं थी। अगर होती तो डेफिनेटली उनके नाम पे ब्रिगेड नहीं बना, वो और भी चीज बना सकते थे, किसी और नाम पे बना सकते थे, जेलसी नहीं थी। ओके,
तो हो सकता है आगे चल के हिस्टोरियंस ने अपना अपना पर्सपेक्टिव लिखा हो कि नहीं भाई दोनों में कहीं कोल्ड वॉर होगी या होगी। हिस्ट्री तो दैट्स व्हाई मैंने कहता हूँ क्लास, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि हिस्ट्री एक ऐसा लिक्विड है कि जिस बॉटल में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगी। मैं अगर इतिहास लिखूं ना, तो मैं जो लिखूंगा क्लास वो मेरे विचार हों। इसलिए हिस्ट्री ना बहुत ही समझ के पढ़नी चाहिए। आप देख लो सिविल सर्विसेज में आईएएस की तैयारी जो आप करते हो या पीसीएस की तैयारी करते हो, हिस्ट्री में क्या कहा जाता है? हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी वोग्राफी नहीं, हिस्ट्री में क्या कहता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से इतना खिलवाड़ हो चुका है। न्यू एनसीईआरटी अब मतलब सपोज 2000 में 1998 में एनडीए गवर्नमेंट आई, उन्होंने एनसीईआरटी बुक्स अपने तरीके से लिखवाई। फिर बाद में 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट रही, उन्होंने एनसीईआरटी बुक्स अपने तरीके से लिखाई। 14 से लेके अब तक फिर एनडीए गवर्नमेंट आई, एनसीईआरटी बुक्स अब उनके हिसाब से लिखाई। ओके, तो मतलब वो अब आप किसमें, ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकते, सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, पॉलिटी नहीं चेंज कर सकते, क्या चेंज करोगे? हिस्ट्री चेंज। कि किस एपिसोड को, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद भी मानते हो इतना कि हम लोगों को या आपकी बुक्स में चोल उतना कभी डिटेल से नहीं पढ़ाया गया जितना मुगल्स पढ़ाया। ये फैक्ट है, मानना पड़ेगा कि हाँ भाई है। और चोल भारत के ऐसा राजवंश था जिसने इंडोनेशिया तक राज किया। अब उसकी अब क्या मंशा रही होगी गॉड नोस, मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ता। तो ये होता है, गवर्नमेंट ये डायरेक्शन देती है किस किस चीजों को हाईलाइट करना है, किस चीजों को। अभी कुछ दिन पहले ये तो इंटरनेट में काफी वायरल हुआ था। एनसीईआरटी से पूछा गया, आपने भी हो सकता है सुन रखा हो, एनसीईआरटी से पूछा गया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने कुछ मंदिर बनवाए। तो आरटीआई में पूछ लिया गया एनसीईआरटी से, ये आपने कहां से तथ्य लिया कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए? जस्ट प्रेजेंट भाई, आरटीआई तो जवाब तो देना था। एट लास्ट एनसीईआरटी कहता है हमें खुद नहीं मालूम, बस अपने हिसाब से आपने लिख। अब बच्चा क्या करता कि नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ओके, अब जैसे एनसीईआरटी में कुछ चीजें तथ्य गलत है, मैं खुद कहता हूँ। एक एनसीईआरटी में अभी मेरे पास आज नहीं, सब 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले एक बार लड़का गया, सर ये रामगंगा तो जिम कॉर्बेट से निकलती है, एनसीईआरटी में दे रखा। मैंने सर गलत दे रखा है, रामगंगा जिम कॉर्बेट से नहीं निकलती। सर वो तो एनसीईआरटी में दे रखा। हमने कहा ऐसा क्या हो सकता है कि एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकता? आप उत्तराखंड के लोग तो जानते हैं रामगंगा जिम कॉर्बेट से नहीं निकलती है, पर एनसीईआरटी में दे रखा रामगंगा जिम कॉर्बेट से निकलती है। तो सब फैक्ट्स हैं, चीजें हैं, कभी कभी किताब भी गलत हो जाती है। ओके, तो ये चीज है, इसलिए मतलब हमें हिस्ट्री ना थोड़ा सा कॉशियसली पढ़नी चाहिए। जो अब भले जैसे मैंने कहा था, उन्होंने सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड बनाई, तो इससे शो करता कि शायद उनमें कोई द्वेष नहीं रहा होगा। ओके, ही वाज क्लीन हार्ट। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। ऑन 21 अक्टूबर 1943, ऑन 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस created the provisional government of India in Singapore, the provisional government of India in Singapore, known as Azad Hind government, known as Azad Hind government. The audio is not Audio is coming. not, just a minute. Audio is सभी के साथ है वही ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तो अब आ रही सारा है सर, बीच में लैग हो रही थी आपकी ऑडियो। इंटरनेट। गाइस इट इज रेनिंग हेवीली ना, तो माइट बी देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट। ओके, तो काइंडली बियर विद अस। ओके, अदरवाइज यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। मैं कल ऐसा करूंगा, मैं सर से कह दूंगा इसको रिकॉर्डिंग को शेयर कर दे। ओके, कई बार होता है मौसम इस समय इनक्लेमेंट है ना। ओके, ये क्लास। Sir, repeat the paragraph. In March 1944, INA commenced its military campaign. INA
commenced its military campaign with the battle cry of Subhash campaign. INA commenced, COMMENCED, commenced its military campaign with the battle cry of Subhash, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, क्राई, बैटल क्राई, बैटल क्राई समझते हैं ना, जैसे गढ़वाल राइफल से क्या है, जय बद्री विशाल, ओके, तो बैटल क्राई है ना, आपके गोरखा राइफल से क्या है, ओके, हाँ, ओके. In March 1944, INA commenced its military campaign with battle cry of Subhash, दिल्ली चलो. I think इसमें भी लिखा होगा कहीं ना कहीं नेट से, हाँ चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, ओके. और हुनूस दिल्ली दूरस्त किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया. किससे कहा था? लोधी को कहा था? सर अलाउद्दीन, वो तुगलक के पिताजी को कहा था। तुगलक के पिताजी को कहा था, हाँ, गियासुद्दीन तुगलक को कहा, गियासुद्दीन तुगलक को कहा था, ओके, गियासुद्दीन तुगलक. बीच बीच में रिवीजन कराता रहता हूं ताकि याद रहे, भूल ना जाओ, और तब भी आप लोग की भूलने की टेंडेंसी रहती है. यही चीज स्टैटिक जीएस में होती. आप ही की नहीं गाइस, स्टैटिक जीएस को ना अब मेरे को इसलिए याद होता है क्योंकि हिंदी मीडियम भी पढ़ाता रहता हूँ और इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, तो चीजों को कंटिन्यूस पढ़ता रहता हूँ, और पढ़ता रहता हूँ तो दिमाग में बैठती रहती है, बस यही चीज है, ओके. तो इन्होंने बैटल क्राई दिया था दिल्ली चलो, और आज इस बैटल क्राई को कई यूनियन वाले यूज करते हैं, जब जैसे बिहार में कोई कैंपेन हो, दिल्ली चलो, ओके, वो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, ओके. और इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट किस किस दिन बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943, ओके. लिख लीजिए क्लास. बिफोर मार्चिंग टू दिल्ली, बिफोर मार्चिंग टू दिल्ली, मार्चिंग टू दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस on Azad Hind Radio, Subhash Chandra Bose on Azad Hind Radio sought blessing, SOUGST, sought blessing of Mahatma Gandhi and called him Bapu, called him Bapu, मतलब फादर ऑफ द नेशन. तो बापू की उपाधि महात्मा को सुभाष चंद्र बोस है. हाँ नहीं, उन्होंने भी, हाँ डेफिनेटली उन्होंने भी बापू कहा था, बट सुभाष चंद्र बोस ने बापू को बापू कहकर संबोधित किया था, ओके. देखिए क्लास, the INA, the INA crossed Burma, the INA crossed Burma and reached Kohima. INA crossed Burma and reached कोहिमा. कोहिमा किसकी कैपिटल है सर? सर होमवर्क है, सारी इंडिया की कैपिटल याद करके लाओगे. हाँ हाँ, तो मिजोरम कहाँ है? हाँ इस वाले. मणिपुर, वेरी गुड. त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर. वो नहीं बैठे होंगे ये सब एग्जाम में आपका मदद करने के लिए, ओके. जिन्हें नहीं याद है, इंडिया की कैपिटल, इंडिया का मैप खोलना, सारी कैपिटल याद होनी चाहिए, ओके. और इस तरीके से भी देख लेना क्लास, कौन सी कैपिटल और नॉर्थ साउथ का अंतर है. कई बार आपके सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है. जैसे एक बार मैंने आपको बताया था, बैंगलोर और हैदराबाद में उसने पूछ लिया था कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन सिविल सर्विस में, मतलब स्टेट पीसीएस में रिपीट हो जाते हैं, ओके. तो ये चीज याद होनी चाहिए. तो ये इन्होंने कोहिमा को कैप्चर कर लिया था और इम्फाल को सीज कर लिया, इम्फाल को सीज कर लिया. पर टाइमिंग इनकी गलत थी, बेचारों की टाइमिंग गलत थी. मतलब बहादुरी में कोई कमी नहीं थी, पर हालात बदल चुके थे. इट वॉज जुलाई 1944. एक्सिस पावर्स गिरने को थे और अलाइड पावर्स जीतने को थे. तो ब्रिटिश के पास जीत का एक जुनून था और एक्सिस पावर में हार का था, ओके. और जैसे ही अगस्त आता है, आपके 6 अगस्त आपके 1945 को, आपके हिरोशिमा
और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम ड्रॉप कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जापान सरेंडर कर देता है। एक मूवी पड़ी है, जियो सिनेमा में देख लीजिएगा, सभी का आजकल जियो सब्सक्रिप्शन होता ही होगा, ओपेनहाइमर, बहुत अच्छी मूवी है। ओके, बहुत बढ़िया मूवी है, देखने वाली मूवी है ओपेनहाइमर। ओके, और हिंदी में भी आप चाहें तो, अगर हिंदी ज्यादा समझ में आती है तो हिंदी में भी देख लीजिएगा ओपेनहाइमर। ओके, तो उसमें ये सब चीज दिखाई है कि हाउ न्यूक्लियर बम वाज क्रिएटेड, इन व्हाट कंडीशन इट वाज क्रिएटेड, डेवलप्ड, एंड हाउ इट वाज यूटिलाइज्ड। ओके, किस तरीके से अमेरिका, और फिर ओपेनहाइमर को किस तरीके से, मतलब उसी के देश में ही क्वेश्चन मार्क लग गया ओपेनहाइमर के ऊपर। ओके, तो इम्फाल को सीज किया, बट उसी समय जापान सरेंडर के मूड में आ गया था। जब जापान सरेंडर के मूड में आया तो अब बेचारी आईएनए क्या करती, ब्रिटिश ने सारे आईएनए वालों को कैप्चर कर लिया और इनको जेल में भेज दिया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दीज, मतलब वो तो इनको ट्रेटर कहते थे ना, देशद्रोही, दीज ट्रेटर विल बी चार्ज्ड, एंड शुरू हुआ आईएनए ट्रायल। नेक्स्ट टॉपिक है आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल कहां हुए थे? अरे किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। रेड फोर्ट, लाल किला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए रेड फोर्ट, नहीं तो आईएनए वो किसी भी आम कचहरी में ये केस लड़ सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि इंडिया में मैसेज जाए रेड फोर्ट में ट्रायल्स करा, आईएनए ट्रायल्स। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की गलती क्या थी गाइस, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से गलती हो गई, उन्होंने 3 बंदों को चुना आईएनए ट्रायल्स के लिए। ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज। ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज। ओके, हाँ, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज। तो ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, एक सिख, एक हिंदू, और एक, अब इसमें क्या हुआ भाई, सेंटिमेंट्स थे ना, ये देश के खातिर लड़े थे, पूरा भारत चाहे। पहली बार मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि इसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस आईएनए ट्रायल में एक साथ आए। जब आईएनए ट्रायल हुआ तो मुस्लिम लीग कांग्रेस अपने डिफरेंसेस भूल गई, उनका एक ही उद्देश्य था कि इन सारे फौजियों को कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा या गोली मारना नहीं होना चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके, पर ये ट्रायल्स, देखो लिखा था ना, ये उसी समय का पेपर है, आई मैंने कॉपी, फोटो कॉपी ली थी। आईएनए ट्रायल्स ओपन्स इन रेड फोर्ट, लाल किले में ट्रायल्स होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में या सिविल सर्विस में कि इनके वकील कौन कौन थे। ये यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, सिविल सर्विस में बनता है कि आईएनए ट्रायल में इनके वकील कौन कौन थे। ओके, यही सब चीज लिखवा दो, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो वहां इम्फाल में जो सीज अनसक्सेसफुल हुई, सारे लोगों को राउंड अप किया गया और सबको लाल किले भेजा गया। ओके, और उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। एंड लेट सीज ऑफ इम्फाल, फुल स्टॉप। द प्रोविजनल, अब जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट of Subhash Chandra Bose was recognized by जापान, जर्मनी, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, क्रोशिया, CRO, बाय जापान, जर्मनी, इटली, क्रोशिया, CROA है, क्रोशिया। बर्मा, थाईलैंड, चाइना, फिलीपींस, चाइना, फिलीपींस, इन देशों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। ओके, जापान गेव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जापान गेव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू सुभाष चंद्र बोस, जापान गेव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू सुभाष चंद्र बोस, and Subhash renamed these island as Subhash renamed these island as शहीद एंड स्वराज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है,
Subhash renamed these islands as Shaheed and Swaraj. है नहीं, बैरन आइलैंड को तो अंडमान निकोबार का ही है ना, बैरन आइलैंड। ओके, लिख ले हैं, नाम चेंज, शहीद एंड सूरज है। जापानीज नहीं, जापानीज नहीं, सुभाष चंद्र बोस को देती है। ओके, सुभाष चंद्र, ऑन द एडवाइस ऑफ सुभाष चंद्र बोस दे चेंज द नेम। ओके, लिख लीजिए क्लास। आफ्टर बैटल ऑफ कोहिमा, battle there was battle of Imphal, in which INA and Japanese forces, in Kohima there was battle of Imphal, in which INA and Japanese forces unsuccessfully INA and Japanese forces unsuccessfully encircled Allied forces, unsuccessfully encircled Allied forces. Meanwhile, the Japanese decided to retreat. Meanwhile, Japanese decided to retreat in May 1945. In May 1945, British recaptured Rangoon. In May 1945, British recaptured Rangoon. Recaptured Rangoon. And on 6th August and 9th August 1945, 6th August and 9th August 1945, 2 atomic bomb was dropped. 2 atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki respectively. क्या नाम था बम का? Fat Man and Little Boy. ओके, और बम का जो एक्सपेरिमेंट था उसे क्या कहते थे? उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना, वेरी गुड, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। एटॉमिक बम का प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मतलब जिसमें अमेरिका ने ये बम बनाने की कोशिश की थी? ये पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा? साइंस एंड टेक में, जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर एनर्जी, वहां पढ़ाऊंगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओके, इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, अप्सरा। अप्सरा कहाँ है? कहाँ है? मुंबई, ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे, आप लोगों की जीके बहुत वीक है बच्चा। ओके, विच इज जीरो एनर्जी रिएक्टर, जिससे जीरो एनर्जी आती, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। ये सब साइंस एंड टेक में पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर एनर्जी में। दैट इज नोन एज जर्लीना। जर्लीना, ZERLINA, ZER मतलब जीरो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर, NA फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, और जर्लीना, ये सब साइंस एंड टेक है। अब क्वेश्चन बनता है, भारत ने पहला एटॉमिक बम जो 1970 किस साल, 78, 74 या 73, अब वो कह रही 72। देखो, भारत का पहला एटॉमिक बम किस रिएक्टर से बना था? अब देखो ना, सिविल सर्विस में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, किस रिएक्टर से भारत ने पहला एटॉमिक बम बनाया? भारत का एटॉमिक बम किस पे बेस्ड है? यूरेनियम या प्लूटोनियम? थोरियम। थोरियम आज जलाओगे ना, 40 साल बाद लगेगा। थोरियम इतना सर स्लो होता है। प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो वो है बम, वो है यूरेनियम बेस्ड। हमारा जो न्यूक्लियर बम है प्लूटोनियम बेस्ड है। ओके, ये सब साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं।
ओके, वो जनरल साइंस साइंस एंड टेक मेरे अंडर आता है, मतलब मैं ही आपको फिनिश कराऊंगा साइंस एंड टेक। ओके, तो ये सारा चीज आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, और यही सब चीजें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत का एटॉमिक बम प्लूटोनियम बेस्ड है। ओके, प्लूटोनियम यूरेनियम से ज्यादा घातक होता है। थोरियम मत कह देना, थोरियम तो अभी एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं हम उससे, बिजली। ओके दो हमारा भारत, हम लोग का आगे का प्लान थोरियम बेस्ड है। थोरियम समय, क्योंकि भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम भारत में पाया जाता है। भव्य, एक मिनट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप आंसर मत देना। ओके, बाकी क्लास से मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। भारत में जो थोरियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? सर अभी वैसे माइंस एंड मिनरल्स में पढ़ाएंगे। गौरव जी, हमें आपसे उम्मीद है। भारत में जो थोरियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? पढ़ सबने रखा होगा, मैं आंसर बोलूंगा यस सर कहोगे। केरला में वो किस रूप में पाया जाता है? मोनोजाइट सैंड। तो सैंड बोला तो कौन सा सैंड, नाम क्या बोला? सैंड मतलब क्या? वो केरला, उड़ीसा, आपके आंध्र प्रदेश की कोस्टल इलाके में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा थोरियम है वर्ल्ड का, तो इसलिए भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टेज है ना, वो 3 स्टेज है। मोनोसाइट सैंड, एम 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 एम, हाँ मोनोसाइट और है ना। हाँ, तो मोनोसाइट सैंड के रूप में पाया जाता है भारत में। ओके, तो भाभा ने यही डिजाइन किया था कि पहले उसमें हम बनाएंगे आपके PWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। फिर उसके बाद बनाएंगे PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ओके, और एक तरीके से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR बनाएंगे, और थर्ड स्टेज होगी थोरियम बेस्ड, जहां हम थोरियम को यूरेनियम में चेंज करेंगे और यूरेनियम से एनर्जी बनेगी। मेंस में क्वेश्चन क्या आता है आपके सिविल सर्विस में? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में आप ये सब लोगों के, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस। ओके, फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में क्या है। मैं आपको करीब 600-700 वर्ड दिखाऊंगा, उस चीज को कट शॉर्ट करके आपको 250 वर्ड में करना होगा एग्जाम में, क्योंकि 250 वर्ड से ज्यादा आप मेंस में लिख नहीं सकते। ओके, 250 वर्ड में उसको कंसाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं क्लास, ये इसलिए बच्चों आप लोगों से कहता हूँ, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आगे सिलेक्शन होने के चांसेस। ओके, कीप एवरीथिंग असाइड। जो है 2 साल के लिए संन्यास ले लो, फिर देखोगे 2 साल में आप अपने ही तैयारी में आप अपने आप को एक नया रूप में देखो, द पर्सन हु नोज समथिंग ऑफ एवरीथिंग। और तब आप फालतू फालतू मुद्दों से वो आप इन्वॉल्व ही नहीं होगे। जितना आपको ज्ञान आता जाता है ना, इंसान उतना ही वर्ल्डली अफेयर से हटता जाता है। मुझे मालूम है कि आधे ज्यादा वर्ल्ड में जो फालतू की बहसें होती रहती ना, वो बकवास होती है। तो जितना ज्यादा इंसान को नॉलेज आती जाती है, आप देख लो IAS या जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, वो बुक्स ज्यादा रीड करते हैं, आदत हो जाती है। दैट इज व्हाई, इसलिए ये सब चीजें याद रखिएगा, लिखिए क्लास। On 6 August 1945 and 9th August 1945, 2 atomic bombs were dropped at Hiroshima and Nagasaki. And in very next month, Japan surrendered. Very next month, Japan surrendered. At a time of surrender of Japan, at a time of surrender of Japan, surrender of Japan, Bose left for Bose left for Manchuria. Bose left for Manchuria, China area है. Okay. Bose left for Manchuria to attempt to contact advancing Soviet troops, to attempt to contact advancing Soviet troops. But meanwhile, he was taking a flight. He was taking a flight from Taihoku, from Taihoku
Taihoku in Taiwan. His plane caught fired. His plane caught fired. Caught fired. And he died there. And he died because of injuries or burns. He died because of injuries or burns. वैसे इनकी डेथ एक कंट्रोवर्सी है. ओके, आज जैसा भी संडे होगा, संडे को गूगल में सर्च कर लेना, जैसे कल भव्य जो बोल रहा था गुमनामी बाबा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कुछ काफी लोग कहते हैं कि ही वॉज नथिंग बट सुभाष चंद्र बोस इन डिसगाइज. ओके, तो मतलब क्या सच है क्या नहीं है, गवर्नमेंट ने अब तक उनकी फाइल्स पब्लिक नहीं की, चाहे वो इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो इस समय एनडीए गवर्नमेंट रही हो, पब्लिक नहीं की तो डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो ये यहाँ पे खत्म होता है. हरिंग नाली क्लास आईएनए ट्रायल्स. आईएनए ट्रायल्स, पहले आईएनए ट्रायल से पहले एक चीज लिख लो क्लास, एक लिखो क्लास, एक टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का. दो आईएनए फेल्ड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. दो आईएनए फेल्ड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. दो आईएनए फेल्ड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. It did acquire great significance. Though INA failed in achieving its objective, it did acquire great significance in history of Indian national movement. It did acquire great significance in history of Indian national movement. Indian national movement. Following are the achievements of INA. Following are the achievements of INA. Are the achievements of INA. अब क्वेश्चन आएगा मेंस में, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ आईएनए, तो अब ये पॉइंट्स लिखोगे. पॉइंट नंबर 1, आईएनए का मेन अचीवमेंट पॉइंट क्या था क्लास, कुछ पहला पॉइंट यही लिखोगे, आईएनए ने इंडिया की इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन इंटरनेशनलाइज कर दिया. इंटरनेशनलाइज कर दिया था. जापान, बोस जर्मन मॉस्को गए, अफगानिस्तान मॉस्को, जर्मनी, जर्मनी से जापान, अब जापान में आज जापानीज आर्मी के साथ ब्रिटिश इंडिया पे अटैक किया. तो सभी लोग जान गए थे कि इंडियंस अपने देश में आजादी चाहते हैं, ब्रिटिश से शासन से मुक्ति चाहते हैं. तो पहला आईएनए का ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के अचीवमेंट का जो इशू था आईएनए ने इंटरनेशनलाइज कर दिया था. पॉइंट नंबर 1, द आईएनए इंटरनेशनलाइज्ड, द आईएनए इंटरनेशनलाइज्ड द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. द आईएनए इंटरनेशनलाइज्ड द क्वेश्चन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, thus speeded up the process, thus speeded up the process, thus speeded up the process. Point number 2, समझिएगा ये पॉइंट. इससे पहले इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश समझते थे मर्सिनरी. मर्सी समझते हैं कि जो सिर्फ आपके भाड़े के जो हत्यारे होते हैं, कि मतलब इनको पैसा दोगे तो ये हमारे कहने पे कहीं भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे. ओके, हाँ, जैसे रशिया यूक्रेन वाला, मतलब कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे भाई सिंपल बात जो मैंने अभी आपको समझाया था पॉइंट, कि भारत में जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं, जो भारतीय ब्रिटिश आर्मी में उस समय इनरोल होते थे ब्रिटिश के समय में, तो वो तो ब्रिटिश का हुक्म मानते थे ना. जहां वो कहते थे उनको फाइट करना पड़ता था. इराक में गए, मेसोपोटामिया में फाइट करने, फ्रांस में गए, उनके लिए मदरलैंड की फाइट नहीं थी. आज भारतीय सोल्जर क्यों फाइट करते हैं, क्योंकि मदरलैंड की फाइट, हमारा देश है, हमारी जमीन है. ओके, पर उस समय नहीं था. तो आईएनए के सोल्जर्स ने जब ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया तो ये साबित हो गया कि वी आर नॉट मर्सनरी, वी आर पैट्रियट्स. हम अपने देशभक्ति है, हमें अपने देश के प्रति प्यार है और हम अपने देश के प्रति लड़ेंगे. ओके, पॉइंट नंबर 2. ओके, इट प्रूव दैट इंडियन सोल्जर्स वाज नॉट merely, it proved Indian soldiers was not merely, लिखा हुआ है स्पेलिंग, merely a mercenary
mercenary, but a patriot too. Therefore, British could no longer depend on him. Therefore, British could no longer depend on him for subjugation of his own country. Therefore, British could no longer depend on him for subjugation of his own country. For subjugation. I hope subjugation लिख लेंगे. Subjugation. Subjugation मतलब control. Subjugation of his own country. Next point. INA में इंडियंस का लड़ना ब्रिटिश के खिलाफ गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड्स के अपोज था. मतलब जैसे ब्रिटिश कहते थे ना, हमारे लिए सबसे आसान या इजी एडवर्सरी गांधी जी, जो सिर्फ धरना देते हैं और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमारे लिए सबसे आसान है डील करना. ओके, पर आईएनए को डील करना मुश्किल था, क्योंकि वो ब्रिटिश को ब्रिटिश की लैंग्वेज में जवाब दे रहे थे. ओके, पॉइंट नंबर थर्ड. इट ऑल्सो demonstrated that non-violent methods of Congress did not exhaust armory. Armory लिखा हुआ बोर्ड में. Armory of struggle for freedom. Point number 4. Its organization set a brilliant example of communal harmony. And comradeship. तो ये आईएनए की अचीवमेंट्स हो गई. ये क्वेश्चन जरूर बनता है, क्रिटिकली एनालाइज द आईएनए's अचीवमेंट. तो जब आईएनए की अचीवमेंट आएंगे तो ये पॉइंट्स लिखोगे 4 पॉइंट. ठीक है क्लास. अब हेडिंग डालेगा आईएनए ट्रायल्स. आईएनए ट्रायल्स. INA had 43,000 recruits. INA had 43,000 recruits. Out of which 1,600 were captured. 16,000 were captured. Out of which 16,000 were captured. They were stuffed into ships. And sent to India via Rangoon. Rangoon. लिखिए. British decided that the trials of INA soldiers. रिपीट कर देंगे आप? British decided that the trials of INA soldiers should be a public trial. And they were charged of treason, murder. Treason, T-R-E-A-S-O-N, treason, murder, waging war against king. Treason, murder, waging war against king.
full stop. The whole country was in support of INA soldiers. The whole country was in support of INA soldiers. INA soldiers. Jawaharlal Nehru in Pune announced that Congress should take a stand. Congress should take a stand. Should take a stand in support of INA soldiers. In support of INA soldiers. The court martials was announced from November 1945. The court martial was announced from November 1945. The major officers who were tried in Red Fort were Gurbakh Singh Dhillon, Prem Sehgal, and शाहनवाज। अब यहां पे ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया था, एक सिख, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई जस्ट टू सेव शाहनवाज, और बाकी के लिए कांग्रेस थी। तो पहली बार ब्रिटिश को फिर से, उसमें मुस्लिम लीग 1945 के समय मुस्लिम लीग बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ नहीं थी, क्योंकि वो डिमांड क्या कर रही थी, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पर जहां आईएनए ट्रायल्स होते थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने डिफरेंस बना करके एक साथ जंप कर जाते थे कि इनको आजादी चाहिए, इनको फांसी की सजा या गोली मारने, क्योंकि कोर्ट मार्शल में होता ना सीधे शूट कर देते हैं, इनको गोली मारना या फांसी की सजा नहीं दी। ओके, तो ब्रिटिश में ऑटोमेटिकली प्रेशर आ गया, और ये ब्रिटिश की भूल थी, अगर वो इनको ना ही शामिल करते। ओके, ब्रिटिश ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर तुम हमसे गद्दारी करोगे तो वी विल पब्लिकली हैंग यू। ओके, पर ये उनका जो दांव था ना, ये उल्टा पड़ गया ब्रिटिश की। पहली बात, पब्लिक ट्रायल कराए तो जनता में सेंटिमेंट्स भी बिल्कुल एक तरीके से चार्ज हो गए सेंटिमेंट्स। ओके, लिखिए, कांग्रेस फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। कांग्रेस फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स विच इंक्लूड, अब ये इंपॉर्टेंट है, सिविल एग्जाम में पूछता है, विच इंक्लूड भूलाभाई देसाई, असफ अली, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर कैलाश नाथ सप्रू। काटजू ने कहते कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस पे भी लड़ा था क्या? हाँ सर, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ऐसा मौका कैसे खो सकते थे। ओके, एंड जवाहरलाल नेहरू, और बल्कि उसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू 20 साल बाद अपना वकील का कोट पहन रहे थे। उन्होंने एक्टिव वकालत की नहीं थी, बट ये ऐसा मौका था जहां लाइमलाइट मिलने वाली थी, जनता सीधे अरे, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना काला कोट पहना और कहा कि हम भी ये मुकदमा लड़ेंगे। ओके, तो ये पूरी लाइन थी, किसके वकील थे, कांग्रेस के वकील थे, जो कि आईएनए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन कौन से वकील थे। तो यू शुड नो ऑल द 5 नेम्स, ओके, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू। ओके, देख क्लास, द ट्रायल्स कंटिन्यूड टिल May 1946। The trials continued till May 1946.
The Indian National Congress and Muslim League, the Indian National Congress and Muslim League both made the demand, to release the INA officers, Dhillon Sehgal Shahnawaz, the court sentenced them to death. But under the pressure from political parties from India, the army chief Claude Auchinleck, LECK, Claude Auchinleck was forced to commute the sentence आर्मी चीफ थे क्लॉड ऑचिनलेक, ये LECK है, D नहीं है क्लास, ओके, AUCHINELECK. क्लॉड ऑचिनलेक was forced to commute, मतलब लघुकरण, मतलब सेंटेंस को छोटा कर देना. प्रेसिडेंट भी तो देता है ना पार्डन में, कम्यूट. Forced to commute the sentence of the 3 into imprisonment. Full stop. क्लियर है गाइस? ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एंड INA ट्रायल्स खत्म होता है. लास्ट टॉपिक लिख लीजिए आज के लेक्चर का, आज का. फिर 2 दिन में हम भारत को आजादी दिला देंगे, कल और परसों में. ओके, मतलब आपका यहाँ मॉडर्न इंडिया खत्म होगा तो फिर इंडियन इकोनॉमी शुरू होगी इसी पीरियड में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ओके, और आपका मॉडर्न इंडिया का प्रीलिम्स का, तो जो आप लोग में से जो लोग बीच में जुड़े हैं ना मेरे से मॉडर्न इंडिया के, तो आपको मॉडर्न इंडिया का एटलीस्ट प्रीलिम्स मालूम चल जाएगा. मेंस मैं 4-5 महीने बाद फिर से शुरू कर दूंगा, हमारे हर चीज साइक्लिकल चलती रहे. फिर उसके बाद हिस्ट्री मेंस शुरू कर दूंगा. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, क्योंकि इस चीज से ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस चीज से आप समझोगे कि ब्रिटिश ने भारत को क्यों छोड़ने का निर्णय कर लिया. नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, रॉयल इंडियन नेवी, रिवोल्ट, RIN, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट. यही रीजंस थे INA का रिवोल्ट, RIN का रिवोल्ट, रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी रिवोल्ट कर दिया था. तो ब्रिटिश कहते थे कि हम भारत पे 3 हमारे पास पिलर्स हैं जिन पे भारत पे हमारा रूल चलता है, आर्मी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, ICS, जैसे आज IAS कहा जाता है. आर्मी, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हमारा भारत पर रूल करता है. जब आर्मी ओपनली रिवोल्ट कर रही है तो ब्रिटिश जान गए थे कि आर्मी पे भरोसा नहीं किया जा सकता. तो एट लास्ट उन्होंने कहा कि भारत को अब छोड़ो, भारत को आजादी देना ही पड़ेगा. नहीं तो मैं पहले खुद आपसे बोलता हूँ क्लास, इन्होंने 1911 में कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की, ओके, और दिल्ली न्यू दिल्ली बनाई, जिसपे इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए. क्या इसीलिए बना रहे थे कि 20 साल बाद इंडियंस को गिफ्ट करके चले जाएंगे? इनका पूरा प्रोग्राम था कि अगले 150 साल तक इंडिया पे रूल करेंगे. और वही है ना, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश की कमर तोड़ दी. फिर इंडियन नेवी रिवोल्ट, इंडियन INA रिवोल्ट, इससे ब्रिटिश का इंडियन आर्मी के ऊपर भी भरोसा उठ गया कि भाई हम इन पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब देशभक्ति जाग चुकी है. मतलब अगर आप डिटेल से, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना, मोटी वाली पेंगुइन वाली किताब पढ़ोगे बिपिन चंद्रा की, उसमें साफ दे रखा कि CID की रिपोर्ट थी कि जब INA ट्रायल्स चल रहे थे तो फौजी अफसर्स वर्दी में कांग्रेस की सभाओं में भाग ले रहे थे. तो दिस शोज की मतलब नेशनलिज्म फौज में पहुंच चुका है. जब नेशनलिज्म फौज में पहुंच जाए तो फिर आप कैसे ब्रिटिश कैसे कंट्रोल कर सकते फौज को. क्लियर है गाइस? देखिए, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, RIN रिवोल्ट. देखिए, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946. The Quit India movement
and the events of Subhash Chandra Bose and INA, the Quit India movement, and events of Subhash Chandra Bose and INA also inspired the soldiers Indian soldiers who were in British Army and British Air Force and British Navy. British Army, British Air Force and British Navy. On 18 February 1946, on 18 February 1946, the Indians on HMIS तलवार, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बना है कौन सा शिप था, HMIS तलवार, हिज मैजेस्टी इंस्ट्रक्शन शिप, जहां पे ट्रेनिंग हो जाती की जाती थी सिग्नल्स की, HMIS तलवार. द इंडियंस रेटिंग्स, इंडियंस को उस समय रेटिंग्स जो लोएस्ट लेवल के काम करते थे रेटिंग्स कहा जाता था. इंडियन रेटिंग्स रिवोल्टेड against their British counterpart, and slowly this revolt spread from Bombay to Karachi, and other parts of the country. The major reason for this revolt was the racial difference, bad food, low salary. हाँ, इंडियंस को सबसे मतलब ब्रिटिश क्या करते थे, अपने लिए फ्रेश लेते थे और जो स्टेल होता था वो इंडियंस को पकड़ा देते थे. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही ना. ओके, बैड फूड, लो सैलरी, as a result ships docked in the harbor of Karachi, Madras, Calcutta. So what is Ships docked in the harbors of Karachi, Madras, and Calcutta also revolted. These soldiers raised the flag of Communist Party, an Indian flag. These soldiers raised the flag of Communist Party, an Indian flag. Congress, Muslim League
wanted a peaceful solution, wanted a peaceful solution, peaceful solution, while British, while British Admiral Goldfred, while British Admiral Goldfred, British Admiral Goldfred demanded unconditional surrender, demanded their unconditional surrender, otherwise they will be attacked by British Army, they will be attacked by British Army and Navy. Thus, Vallabhbhai Patel and Muhammad Ali Jinnah became mediator. Vallabhbhai Patel and Muhammad Ali Jinnah became mediator. And they tried to pacify the ratings. They tried to pacify the ratings. Pacify समझते हैं मनाने के लिए. PACIFY. Pacify the ratings. And as a result, on 25th February, 1946, as a result, on 25th February 1946, 25th February 1946, when Vallabhbhai Patel gave assurance, ratings surrendered and cancelled their strike. Ratings surrendered and cancelled their strike. अब यहाँ पे अब डिटेल किताब पढ़ोगे तो और एक कहानी है. कहानी क्या, एक और चीज है. वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा था. उन्होंने कहा था आर्मी, नेवी और पुलिस में ये कंडीशन बड़ी खराब है. मतलब ये कंडीशन कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो स्ट्राइक पे चले जाना. उन्होंने लेटर लिखा था. डिटेल से आप कोई भी किताब में पढ़ लोगे, जो अच्छी किताबें हैं उनमें दे रखा है वल्लभ भाई पटेल का लेटर कि आगे चल के भारत आजाद होने ही वाला था. 46 की बात है, एक साल बाद भारत आजाद होने वाला था. तो कि कल को हमें भी इन सब की जरूरत पड़ेगी, और कल को अगर ये इन्होंने इस तरह के स्ट्राइक करना जारी रखा तो ये तो ब्लैकमेलिंग हो जाएगी. और आज तभी अभी मैं ये आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, जब आप IPS बनेंगे या पैरामिलिट्री में असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे या आर्मी ज्वाइन करेंगे तो आपसे साइन कर लिया जाता है और आपके फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं. ओके, मतलब इनके काफी ज्यादा, पुलिस के काफी ज्यादा और आर्मी के, पैरामिलिट्री के काफी ज्यादा फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं. वहां पे ये नहीं होता कि सभी लोग संडे मना रहे हैं तो पुलिस भी संडे मनाएगी. पुलिस को कोई संडे अंडे मनाने का इजाजत नहीं होती. आप देख लो, दिवाली में पूरा देश दिवाली मना रहा होता है और वो बेचारे पूरा सारा चीज मैनेज कर रहे होते. इसीलिए पैरामिलिट्री, आर्मी और पुलिस वालों को कितने महीने की तनख्वाह दी जाती है? 13 महीने की. 1 महीना एक्स्ट्रा तनख्वाह दे करके इनसे गवर्नमेंट सारी छुट्टियां ले लेती. ओके, तो ये मत सोचना क्लास वाले, जैसे कुछ लोग होता है ना, वो गंगा जल देखी और 2-3 मूवी देखी, सरफरोश देखी, मैं भी IPS ऑफिसर बनूंगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर. पुलिस की ऑफिसर की लाइफ इतनी आसान नहीं है. SSP, आप किसी शहर के कप्तान, मतलब SSP हो, रात में मर्डर हो गया ना, सीधे सबसे पहले आपके पास वायरलेस आएगा, सर यहाँ मर्डर हो गया, बॉडी पड़ी हुई है, तो आपको सबसे पहले वहां देखना जाना हो. ये नहीं होगा सर मेरा तो आज संडे है, क्योंकि संडे अंडे कुछ नहीं होता क्लास एडमिनिस्ट्रेशन में. एडमिनिस्ट्रेशन, DM और SSP पूरे 365 डेज काम करते हैं. DM का ऑफिस तो चलो फिर भी संडे बंद होता है, SSP को तो संडे को भी नहीं. लॉ एंड ऑर्डर तो कभी भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे खत्म हो गया क्लास. अब हमारा, मैं कल एक क्लास लूंगा और मेरे को सैटरडे को भी क्लास लेनी ही पड़ जाएगी क्लास, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान बहुत लंबा है. कैबिनेट मिशन डिटेल से पढ़ा दूंगा ना, पॉलिटी में नहीं पढ़ाऊंगा कैबिनेट मिशन प्लान, यहीं पढ़ा दूंगा कैबिनेट मिशन. ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कल मैं पढ़ाऊंगा. हेडिंग डाल लो कल के टॉपिक की, कल जो पढ़ाऊंगा. कल मेरे टॉपिक है क्लास
अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। कल फ्रीडम से पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी, जैसे क्योंकि जिन्ना तो अड़े हुए थे एक ही चीज पे, पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान ही चाहिए। गांधी जी चाह रहे थे कि एमिकेबल सोल्यूशन निकल आए, भारत का बंटवारा ना हो, तो काफी लंबी टॉक्स चली। पहले कांग्रेस के देसाई, भुलाभाई देसाई, और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां, इन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल बैठक हुई जिसे कहा गया देसाई लियाकत पैक्ट। वो हुआ कि ये कर लेंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे, पर मुस्लिम लीग नहीं मानी। फिर उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक्स हुए बॉम्बे में, वो भी फेल हो गए। ओके, फिर एट लास्ट कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसने कहा कि भारत को आप आजादी दे रहे हैं, तो कल से हम ये सारा चीज शुरू करें। आज का लेक्चर क्लियर है ना क्लास? सुभाष चंद्र बोस अच्छी तरह से पढ़ लेना, जो लोग एब्सेंट हुए थे मैंने आपको लेक्चर भेज दिया है, आपको तो एप एक्सेस है, ओके, तो भेज दिया है गाइज, तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस आईएनए से क्वेश्चंस बनते हैं, आईएनए ट्रायल से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन वकील थे? टोटल 5 वकील थे। ओके, क्लियर गाइज? ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।